सरकारी नौकरी, ये दो शब्द सुनते ही मन में सुरक्षा और स्थिरता का ख्याल आता है ना? लेकिन क्या हो अगर सालों तक संविदा या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने के बाद भी भविष्य अधर में हो? आज हम इसी उलझन के कानूनी पहलुओं को सुलझाने वाले हैं। हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद अहम और ऐतिहासिक फैसले की, मदन सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा। बिना किसी राजनीतिक चश्मे के सीधे कानूनी नजरिए से समझेंगे कि रेगुलराइजेशन या सरकारी नौकरियों के नियमितीकरण को लेकर अदालत ने असल में क्या कहा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कि इस विश्लेषण में हम किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स या संविदा नौकरियों की असल हकीकत। उसके बाद 2014 में आई हरियाणा सरकार की वो नोटिफिकेशंस जिन्होंने ये पूरी बहस छेड़ी। फिर देखेंगे कि हाई कोर्ट ने इस पर ब्रेक कैसे लगाया, और अंत में जानेंगे सुप्रीम कोर्ट का वो फाइनल फैसला जिसने सबको चौंका दिया। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब रियलिटी, यानी संविदा नौकरी की हकीकत। कानूनी धाराओं में उलझने से पहले उन लोगों की बात करना जरूरी है जो इस पूरे विवाद के केंद्र में हैं। हमारे देश में एक पक्की सरकारी नौकरी पाना किसी बड़े सपने के सच होने जैसा होता है। हर साल लाखों लोग इसी उम्मीद में तैयारी करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि सबको तुरंत पक्की नौकरी नहीं मिलती। ऐसे में बहुत से लोग कॉन्ट्रैक्ट या एडहॉक बेसिस पर सरकारी विभागों से जुड़ जाते हैं। ये नौकरियां अक्सर 6 महीने या साल भर जैसी छोटी अवधि के लिए होती हैं, और इनमें हमेशा एक अनिश्चितता बनी रहती है कि कल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा भी या नहीं। फिर भी हजारों लोग सिर्फ इस उम्मीद में ये काम करते रहते हैं कि शायद एक दिन कोई सरकारी योजना आएगी और उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। ये उम्मीद ही है जो उन्हें टिकाए रखती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द 2014 हरियाणा नोटिफिकेशंस। यहीं से असल में इस पूरी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। चलिए देखते हैं कि 2014 में ऐसा क्या हुआ जिसने इस कानूनी लड़ाई की नींव रखी। साल 2014 में हरियाणा सरकार ने बैक टू बैक 4 अहम नोटिफिकेशंस जारी किए। पहला 16 जून को, दूसरा 18 जून को और फिर 7 जुलाई को 2 और। इनका मकसद क्या था? मकसद था ग्रुप बी, सी और डी के उन सभी कर्मचारियों को पक्का करना जो अब तक कॉन्ट्रैक्ट या दिहाड़ी पर काम कर रहे थे। जरा सोचिए, उन हजारों कर्मचारियों के लिए ये कितनी बड़ी खुशखबरी रही होगी, जो सालों से परमानेंट होने का इंतजार कर रहे थे। मानो रातों रात उनकी मुराद पूरी हो गई हो। लेकिन हकीकत में नीतियां इतनी आसानी से लागू नहीं होती। अब हम पहुंचते हैं तीसरे हिस्से पर, द हाई कोर्ट्स रिवर्सल। जैसे ही ये नोटिफिकेशंस बाहर आए, विवाद शुरू हो गया और मामला पहुंच गया सीधे अदालत के दरवाजे पर। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और अहम कानूनी पेच सामने आता है, जिसे उमा देवी केस के नाम से जाना जाता है। जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 2014 के इन नोटिफिकेशंस को चुनौती दी गई, तो इसी उमा देवी केस का हवाला दिया गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि सरकारी नौकरी देने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि विज्ञापन निकले, परीक्षा हो और इंटरव्यू हो। मतलब किसी को भी बिना उचित प्रक्रिया के रैंडम तरीके से परमानेंट नहीं किया जा सकता। और यही वो सबसे बड़ी कानूनी दीवार थी जिससे हरियाणा सरकार के ये नोटिफिकेशंस जा टकराए। इसी उमादेवी केस को आधार बनाते हुए 31 मई 2018 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने 2014 के उन सभी नोटिफिकेशंस को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि इन नोटिफिकेशंस के जरिए जो भी पक्की नौकरी या इंक्रीमेंट दिए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। हालांकि कर्मचारियों को अचानक से नहीं निकाला गया। अदालत ने उन्हें अगले 6 महीने तक काम करने की मोहलत दी, लेकिन इसके बाद सरकार को एकदम फ्रेश रिक्रूटमेंट यानी नए सिरे से भर्तियां करने का आदेश दिया गया। ये कर्मचारियों और सरकार दोनों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, और इसके बाद ये मामला पहुंच गया देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में। अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे रोमांचक और आखिरी हिस्से पर, द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच के पास पहुंचा, तो उन्होंने हर एक बारीकी को खंगाला और एक ऐसा फैसला दिया जो कानूनी नजरिए से बेहद खास है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पूरी तरह से एक तरफा नहीं था। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को ना तो पूरी तरह से खारिज किया और ना ही पूरी तरह से माना, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही अलग अप्रोच अपनाई। कोर्ट ने इन नोटिफिकेशंस को उनकी तारीखों के हिसाब से 2 हिस्सों में बांट दिया। उन्होंने कहा कि 16 और 18 जून वाले नोटिफिकेशंस तो पूरी तरह से सही और वैलिड हैं, लेकिन 7 जुलाई को जो नोटिफिकेशंस आए वो गैर संवैधानिक और इनवैलिड हैं। आखिर एक ही मुद्दे पर 2 अलग अलग राय क्यों? चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जून वाले नोटिफिकेशंस की, जिन्हें कोर्ट ने हरी झंडी दी।
अदालत ने देखा कि 16 और 18 जून के जो आदेश थे वो असल में 1996 की एक पुरानी रेगुलराइजेशन पॉलिसी को ही फॉलो कर रहे थे। ये उन कर्मचारियों के लिए थे जो बहुत पहले भर्ती हुए थे। सबसे अहम बात, ये भर्तियां सरकार की सैंक्शन पोस्ट्स यानी मंजूर किए गए आधिकारिक पदों पर हुई थीं। इनमें कर्मचारियों की पढ़ाई लिखाई की योग्यता और रिजर्वेशन के नियमों का पूरा पालन किया गया था। कुल मिलाकर इन्होंने संविधान के किसी नियम को नहीं तोड़ा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बिल्कुल सही ठहराया। लेकिन 7 जुलाई के नोटिफिकेशंस की कहानी बिल्कुल अलग थी। इनमें बहुत बड़ी कानूनी कमियां थीं। कोर्ट ने साफ कहा कि जुलाई में जिन लोगों को पक्का करने की कोशिश की गई, उनके लिए ना तो कोई पब्लिक विज्ञापन निकाला गया था और ना ही कोई इंटरव्यू या सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था। यही नहीं, इनमें से कई कर्मचारी तो ऐसे थे जिन्होंने 10 साल की सर्विस भी पूरी नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये कदम पूरी तरह से मनमाना था। ये उमा देवी केस के नियमों और संविधान से मिले अधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन था। अब यहां एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। जुलाई वाले नोटिफिकेशंस तो रद्द हो गए, लेकिन उन कर्मचारियों का क्या जो इतने सालों से काम कर रहे थे? उनका भविष्य तो पूरी तरह से अधर में लटक गया। यहीं पर एंट्री होती है भारतीय संविधान के एक बेहद ताकतवर टूल की, आर्टिकल 142। ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को एक खास शक्ति देता है कि वो किसी भी पेंडिंग मामले में कंप्लीट जस्टिस यानी पूर्ण न्याय देने के लिए कोई भी जरूरी आदेश पास कर सकता है। और कोर्ट ने इसी शक्ति का इस्तेमाल करके एक गजब का बीच का रास्ता निकाला। तो फाइनल नतीजा क्या रहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुलाई वाले नोटिफिकेशंस के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को सीधे नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। उनकी नौकरी तो बचा ली गई, लेकिन इस पर एक भारी पेनल्टी भी लगाई गई। अदालत ने तय किया कि इन कर्मचारियों को उनके पद के सबसे निचले वेतनमान यानी लोएस्ट पे स्केल पर धकेल दिया जाएगा। और सिर्फ सैलरी ही नहीं, सीनियरिटी के मामले में भी वो बिल्कुल निचले स्तर पर रहेंगे। ये एक ऐसा फैसला था जिसने कानून का राज भी बनाए रखा और एक मानवीय दृष्टिकोण को भी जगह दी। इस पूरे मामले की गहराइयों को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। आज भी देश भर में लाखों लोग सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। क्या हमारे देश में इन संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कोई एक पक्का नेशनल मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि बार बार ऐसे कानूनी विवाद ना हो? या फिर इसे हमेशा की तरह राज्य सरकारों की मर्जी और विवेकाधिकार पर ही छोड़ देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूरे सार्वजनिक रोजगार ढांचे की नींव से जुड़ा है। इस पूरी चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।